गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम आज का टॉपिक है हमारे गुट निरपेक्ष आंदोलन अर्थात गुट निरपेक्षता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। आज की कक्षा में हम तीसरी दुनिया के द्वारा एक बहुत बड़ा संगठन आंदोलन के रूप में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है, उसके उदय, उसका अर्थ, उसके उद्देश्य, उसके स्थापना के महत्वपूर्ण कारक सभी का हम अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने किस प्रकार से शीत युद्ध के दौर में पूरे विश्व को एक अशांति, हिंसा के दौर से बचाने का काम किया। इस पूरी अवधारणा का हम कक्षा में अध्ययन करेंगे। देखिए, हम सभी को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और उस परिवर्तन में महत्वपूर्ण कोई कारक एक या कोई तत्व के रूप में देखा जाए तो वो गुट निरपेक्षता को देखा जाता है। गुट निरपेक्षता के महत्व को स्वीकार किया जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति का कारण कोई संयोग मात्र नहीं है, अपितु ये एक बहुत बड़ी सुविचारित अवधारणा थी। इसका उद्देश्य जो भी नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं, यानी नवोदित राष्ट्र, उनको अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वाधीनता की रक्षा करना एवं युद्ध की संभावनाओं को रोकना था। ठीक है, देखिए, हम सभी को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से धराशायी हो चुका था यूरोप। एक ज़माने में जो विश्व शक्ति का अपना दबदबा कायम रखने वाली यूरोप में आप देखेंगे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऐसे देश जो बहुत ही शक्तिशाली देश माने जाते थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो बिल्कुल धराशायी हो जाते हैं। उनकी स्थिति ऐसी दयनीय हो जाती हैं कि वो खुद नहीं संभल पा रहे हैं, तो अपने जो भी उपनिवेश हैं, जो तीसरी दुनिया के देशों को गुलाम बनाए रखा था, उनको क्या संभालेंगे। इसलिए इन धीरे धीरे इन सभी देशों को स्वतंत्र कर दिया। तो ये जो भी नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं, जो एशिया के, अफ्रीका के जो नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं, इनको लगा कि हमें बड़ी मुश्किल से जो आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है, इसको बहुत ही सुरक्षित रखना होगा, इसकी रक्षा करनी होगी, तथा विश्व में कहीं भी युद्ध की संभावना बनती है, उस संभावना को रोकना हमारा उद्देश्य बनता है। हम किसी प्रकार का हिंसा, युद्ध, अशांति का दौर नहीं चाहते। इसलिए गुट निरपेक्ष अवधारणा के उदय के पीछे मूल अवधारणा ये थी कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों को शक्तिशाली गुटों से अलग रहकर अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित कैसे रखा जाए, ये इनके लिए महत्वपूर्ण था। क्योंकि अपन देखते हैं कि दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दो बड़ी महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध चला, कोल्ड वॉर। हम सभी को पता, पढ़ के आए, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। इन दोनों के मध्य जिस प्रकार से शीत युद्ध चल रहा था, तो तीसरी दुनिया के देश या नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र ये नहीं चाहते थे कि हम इनके गुलाम बने, हम इनके खेमे में जाएं, इनके ग्रुप में जाकर हम अपनी स्वतंत्रता है ये किसी और के हाथ में सौंप दें। इसलिए ये चाहते थे कि हम दोनों ही शक्तिशाली गुटों से अलग रहकर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। आज एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश गुट निरपेक्ष होने का दावा करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1961 की जो बेलग्रेड शिखर सम्मेलन हुआ, इसी से गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव स्थापित हुई। और जिस समय 1961 में बेलग्रेड शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें इसके जो गुट निरपेक्ष देशों की जो सदस्य संख्या थी वो 25 थी। लेकिन आज अगर देखें
तो यही निर्गुट आंदोलन, यही गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इनकी जो सदस्यों की संख्या 120 पहुंच गई है। आप देखेंगे इनके साथ साथ आर्मेनिया, अजरबैजान, बोस्निया, हर्जेगोविना, ब्राज़ील, चीन, कोस्टारिका, क्रोएशिया, अल साल्वाडोर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन, उरुग्वे जैसे देश भी आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। आप सोचेंगे कि किस प्रकार से ये संगठन, जिसकी नींव हमारी स्वतंत्रता के साथ ही स्थापित शुरू हो चुकी थी। आप देखेंगे हमने सबसे पहले एशियाई सम्मेलन आयोजित किए, हमारी दिल्ली से शुरुआत हुई। हमने एशियाई एफ्रो एशियाई एकता पर बल देते हुए और विशेषकर 1955 का जो बांडुंग शिखर सम्मेलन हुआ, उसके बाद से तय हो गया था कि अब इन सभी राष्ट्रों का एक संगठन बनकर जो 1961 में अपन गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्ष संगठन के रूप में अपन समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते ही है कि गुटनिरपेक्षता का उदय किस कारण से क्या क्या हुआ। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो विरोधी गुटों, एक सोवियत गुट और दूसरा अमेरिकी गुट में विभक्त हो चुका था। हम सभी को पता है कि इन दो बड़े गुटों में विभक्त हो चुका था। दूसरी तरफ एशिया अफ्रीका के राष्ट्रों को स्वतंत्र अस्तित्व उभरने लगा था। अब ये मैंने जैसे पहले आपको बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूरोपीय शक्तियों ने तीसरी दुनिया के देश अर्थात एशिया और अफ्रीका के जो देश थे, इनको स्वतंत्र करना शुरू कर दिया था। अर्थात एक नए स्वतंत्र या नव स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आए। अमेरिकी गुट एशिया के इन नवोदित राष्ट्रों पर तरह तरह का दबाव डाल रहा था। जो अमेरिकी गुट है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार के इन एशिया के देशों पर दबाव डाले जा रहा था ताकि वे उसके गुट में शामिल हो जाएं। ठीक है, लेकिन एशिया के अधिकांश राष्ट्र पश्चिमी देशों की भांति गुटबंदी में विश्वास नहीं करते थे। इनको था कि नहीं, हमें किसी गुट में नहीं जाना, हमें बड़ी मुश्किल से तो स्वतंत्रता मिली है और अब वापस किसी गुट में चले जाएं तो हमारी स्वतंत्रता का अस्तित्व क्या रहेगा, मतलब हम स्वतंत्र विहीन हो जाएंगे। इसलिए हम किसी भी गुट में जाने में विश्वास नहीं करते हैं। और वे सोवियत साम्यवाद और अमेरिकी पूंजीवाद दोनों को अस्वीकार करते थे। कि जिस प्रकार से सोवियत संघ की जो साम्यवादी विचारधारा है और साम्यवाद जिस प्रकार से फैला रहा था और दूसरा अमेरिकी पूंजीवाद है, इन दोनों को ही वो बिल्कुल अस्वीकार करते थे। वे अपने आप को किसी वाद के साथ संबंध नहीं करना चाहते थे। पूंजीवाद है, साम्यवाद है, ऐसी किसी विचारधारा से वो जुड़ना नहीं चाहते थे। वो अपना एक अलग अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। उनका विश्वास था कि उनके प्रदेश जो तीसरी शक्ति के रूप में जाने जाते हैं, तीसरी शक्ति या थर्ड फोर्स के रूप में हम हो सकते हैं अगर हम सब एक हो जाए तो। और जो गुटों के विभाजन को अधिक जटिल संतुलन में परिणत करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सहायक हो सकते हैं। गुटों से अलग रहने की नीति अर्थात गुट निरपेक्षता एशिया के नवजागरण की प्रमुख विशेषता बनकर सामने आई। आप देखेंगे कि भारत ने भी स्वतंत्र होने के बाद इस नीति का पालन शुरू किया। उसके बाद एशिया के अनेक देशों में इस नीति के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। जैसे जैसे अफ्रीका के देश स्वतंत्र होते गए वैसे वैसे उन्होंने भी इस नीति पर अवलंबन शुरू कर दिया। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो इस तीसरी शक्ति की इस धारणा को काफ़ी मजबूत किया। तो बड़े गर्व के साथ ये कहना पड़ता है कि गुटनिरपेक्षता की जो अवधारणा है, इसके फाउंडेशन में भी भारत की बड़ी महती भूमिका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस आंदोलन, इस गुटनिरपेक्षता की नींव डालने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो आप देखेंगे कि नेहरू के साथ साथ मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इनके साथ अपन घाना के एनाक्रुमा और इंडोनेशिया के सुकर्णो, इनको भी अपन याद कर सकते हैं कि इन पांचों व्यक्तियों ने इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बहुत ही सशक्त तरीके से मजबूत करने का काम किया। वस्तुतः शीत युद्ध के राजनीतिक ध्रुवीकरण ने गुटनिरपेक्षता की समझ तैयार करने में एक उत्प्रेरक का काम किया। लंबे औपनिवेशिक आधिपत्य से स्वतंत्र होने के लंबे संघर्ष के बाद किसी दूसरे आधिपत्य को स्वीकार कर लेना नवोदित राष्ट्रों के लिए बहुत बड़ा एक असुविधाजनक स्थिति थी। वो किसी गुट में नहीं जाना चाहते थे। वो अपने आप ही सब अपने स्तर पर खड़े रहकर अपनी समस्या को स्वयं सुलझाकर
इन गुटों से दूरी बनाकर रहना चाहते थे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वे एक ऐसी भूमिका की तलाश में थे जो उनके आत्मसम्मान और क्षमता के अनुरूप हो। इसलिए वो अपनी एक स्वतंत्र पहचान कायम करने पर मतलब बने हुए थे। क्षमता के स्तर पर किसी एक राष्ट्र के लिए ऐसी स्वतंत्र भूमिका अर्जित कर पाना एक भागीरथी प्रयत्न होता जिसकी संभावना भी अत्यधिक संदिग्ध बनती। अतः आत्मसम्मान की एक अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के लिए सामूहिक पहल न सिर्फ वांछित थी अपितु आवश्यक भी थी। स्वतंत्रता और सामूहिकता की इस मानसिकता ने गुटनिरपेक्षता की वैचारिक और राजनीतिक नींव रखी। इस प्रक्रिया को शीत युद्ध के तत्कालीन राजनीतिक वातावरण में बहुत बड़ी गति प्रदान की। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि उदय की इन परिस्थितियों की वजह से ये सब अब बहुत बड़ा एक आंदोलन अस्तित्व में आया और अपनी स्वतंत्र पहचान कायम करके आगे अग्रसर हो रहा है। ठीक है, तो अभी एक जो तथ्यात्मक जानकारी के लिए अगर समझें कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ और परिभाषा के तौर पर इसको समझना चाहें तो किस प्रकार से अपन इसको देखेंगे। तो देखिए, गुटनिरपेक्षता की जो नीति है ये पिछले कई दशकों से चल रही है और आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 देश इससे व्यवहार में भी ला रहे हैं। फिर भी ये नहीं मान सकते कि जिन जिन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी है वे सब गुटनिरपेक्षता के सही सही अर्थ समझते। इसलिए ये कहना बहुत बड़ा एक अलग ही तर्कसंगत लगता है कि अमेरिका जैसे देश हैं वो कभी गुटनिरपेक्ष देश को, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को महत्व ही नहीं देते थे। वो कहते ही नहीं थे। उनका तो कहना यही था कि हम तो 2 ही गुट समझते हैं, एक अमेरिकी गुट और एक सोवियत। ये तीसरा क्या है? तीसरा कोई है ही नहीं। या तो आप हमारे साथ हो या आप हमारे दुश्मन के साथ हो, तीसरा कुछ भी नहीं है। अर्थात गुटनिरपेक्ष के अस्तित्व को बिल्कुल स्वीकार भी नहीं करना चाहते थे। ठीक है, इसलिए ये समझ सकते हैं कि कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो भी विचारक हैं या जो भी इसके जानकार हैं वे सब गुटनिरपेक्षता के अलग अलग अर्थ समझते हैं। इसके कारण भी हैं। एक कारण तो ये है कि गुटनिरपेक्ष देशों में अब भी गुटनिरपेक्षता से संबंधित शब्दावली के बारे में बहुत कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। दूसरा देखें तो गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या में दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि के कारण गुटनिरपेक्षता के सही अर्थ को और अभिप्राय के प्रश्नों पर काफ़ी मतभेद पैदा हो गए हैं। हालांकि ये मतभेद इस तरह के हैं कि उसके किस पक्ष को प्रमुखता दी जाए और किसको नहीं दी जाए, यह भी बड़ा एक प्रश्न बना हुआ है। तीसरा देखें तो जहाँ गुटनिरपेक्षता का एक सर्वमान्य मंच है वहाँ प्रत्येक गुटनिरपेक्ष देश का अपना एक व्यक्तिगत क्षेत्रीय मंच भी है जिसे सामान्य मंच से अलग पहचाना जा सकता है। इसलिए ये अलग अलग स्तरों पर कार्य करते हैं तो काफ़ी कुछ भिन्नता होने स्वाभाविक भी है। फिर भी अगर समझने का प्रयास करें तो गुटनिरपेक्षता शब्द जिस नीति तो दृष्टिकोण पर द्योतक बन गया है उसका बोध कराने के लिए यही एकमात्र शब्द नहीं है और न ये सबसे संतोषजनक शब्द ही है। यह शब्द शायद जवाहरलाल नेहरू ने गढ़ा था और वे भी इस बहुत प्रश्न या बहुत खुश नहीं थे क्योंकि इस शब्द में प्रकटत एक निषेधात्मक ध्वनि है। गुटनिरपेक्षता को अप्रतिबद्धता, तटस्थता, तटस्थतावाद, सकारात्मक तटस्थता, सकारात्मक तटस्थतावाद, गतिशील तटस्थता, स्वतंत्र एवं सक्रिय नीति और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भी कहा जा सकता है। इसलिए डॉक्टर एम.एस. राजन कहते हैं कि इनमें से कुछ शब्द और शब्दबंध तो केवल अर्थजाल के द्योतक हैं और यह जाल गुटनिरपेक्षता के ऐसे आलोचकों ने बुना है जिन्हें या तो सहानुभूति नहीं रही या जिनके बारे में पूरी जानकारी नहीं रही, भले ही किसी भी गुटनिरपेक्ष देशों के प्रवक्ता और समर्थक भी इन शब्द का प्रयोग क्यों न कर लें। ठीक है, इसलिए हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारक जॉर्ज स्वाजनबर्गर ने गुटनिरपेक्षता को स्पष्ट करने के लिए तथा उससे संबंधित जो विभिन्न अर्थ की जो व्याख्या की है उनका और गुटनिरपेक्षता को इन सबसे भिन्न अर्थ बतलाया। इन्होंने बताया है अपनी कुछ उदाहरणें दी हैं जिससे अलगाववाद, अप्रतिबद्धता, तटस्थता, तटस्थीकरण, एक पक्षवाद और असंलग्नता, इस प्रकार से उन्होंने जॉर्ज स्वाजनबर्गर ने बताया। जॉर्ज स्वाजनबर्गर के अभिमत में गुटनिरपेक्षता उपयुक्त सभी धारणाओं से भिन्न है। वस्तुतः ये मैत्री संधियों
और गुटों से बाहर रहने की नीति है। गुट निरपेक्षता का सार तत्व तो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विशेषकर दोनों सर्वोच्च शक्तियों के प्रति नीतियों और अभिव्यक्तियों के संदर्भ में नीति और कार्रवाई की पर्याप्त स्वतंत्रता बनाए रखी जाए। आप देखेंगे कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं तथा दोनों ही शक्तियों के प्रति अपनी जो भी नीति है उसके संदर्भ में पूरी दूरी तथा स्वतंत्रता बनाए रखकर उनसे अपना काम करना, अपने जो भी विदेश नीति का है संचालन करना, इस प्रकार से। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ शक्तिमूलक राजनीति से पृथक रहकर तथा सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, चाहे वे राष्ट्र गुटबद्ध हो या गुट निरपेक्ष हो। बात समझ में आई? स्पष्ट तौर पर इसका अगर सर्वसामान्य अर्थ देखा जाए या समझा जाए तो वो यही है कि शक्तिमूलक राजनीति से पृथक रहना अर्थात शक्ति के लिए संघर्ष नहीं करना, और जहाँ भी इस प्रकार की शक्ति के लिए संघर्ष पाए जाते हैं वहाँ से दूर रहकर अपना अस्तित्व बनाए रखना तथा सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, बिना किसी प्रकार की युद्ध उग्रता लाए हुए सभी के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ रह सके तथा जो भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जिस भी क्षेत्र में किया जा सके बिल्कुल सक्रिय रूप से किया जाए। इस प्रकार से इस नीति को उन्होंने उल्लेखित किया है। शीत युद्ध से पृथक्करण ही गुट निरपेक्षता का सार तत्व है और तत्कालीन जो उद्देश्य यही था कि दुनिया में जो शीत युद्ध चल रहा है इससे पृथक रहे, इससे दूर रहे। यह नीति चुप्पी लगाकर बैठ जाने की, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संन्यास लेने की नहीं है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि अपन ले सकते इसका अर्थ कि जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो रहा है हम इससे बिल्कुल दूर रहें, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इससे दूरी बना कर रहें, बिल्कुल नहीं। हम बल्कि इसके अंतर्गत स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लिया जा सकता है। आप देखेंगे कि कहीं भी अगर अहित होता है, शांति के खिलाफ काम होता है तो वहाँ ये चुप नहीं बैठेंगे, वहाँ अपनी आवाज़ रखेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे तथा उस जिसने अशांति का काम किया है उस देश पर बहुत बड़ा दबाव के रूप में काम करने का काम किया जा सकता है। आप देखेंगे कि 1961 में गुट निरपेक्षता के जो प्रमुख कर्णधार थे नेहरू, नासिर और टीटो, इन्होंने जो 5 आधार स्वीकार किए थे, पहला ये था कि सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो। उन्होंने कहा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का वही सदस्य हो सकता है और वही गुट निरपेक्ष हो सकता है जिसकी सबसे पहले प्राथमिकता ये हो कि वो देश अपनी स्वतंत्र नीति पर चल रहा हो, किसी भी अन्य देश का न गुलाम हो, न अन्य किसी देश के या शक्ति गुट या सैनिक गुट के साथ जुड़ा हो, बिल्कुल स्वतंत्र नीति पर चल रहा हो तथा वह सदस्य देश उपनिवेशवाद का जबरदस्त तरीके से विरोध करता हो। जो भी यूरोपीय शक्तियों के द्वारा अपने आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तीसरी दुनिया के देशों को जो गुलाम बनाया है, तो वो हमेशा ऐसा नहीं कि ब्रिटिश स्वतंत्र हो गया है तो उस बात को छोड़ दिया, नहीं। दुनिया के ऐसे और भी देश हैं जो आज इस गुलामी की तरफ बढ़े हुए हैं। तो ये हम जो भी सदस्य राष्ट्र हैं वो हमेशा उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे। ये हमारी इस आंदोलन की प्रमुख एक नीति के रूप में कार्यरत रहेगा। तीसरा, सदस्य देश किसी भी सैनिक गुट का सदस्य न हो। किसी भी सैनिक गुट, सैनिक संधि या शक्ति के लिए संघर्ष के लिए जिस प्रकार के गुटों का निर्माण किया है इससे बिल्कुल दूर होगा। सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता ना किया हो। जो भी इनका सदस्य राष्ट्र है वो किसी भी बड़ी ताकत या बड़ी शक्ति या बड़े गुट के साथ किसी प्रकार का द्विपक्षीय समझौता भी नहीं करेगा। और अगला उन्होंने बताया कि सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की इजाज़त भी न दी हो। आप देखेंगे कि जो भी दोनों महाशक्तियाँ थी ये चाहती थी कि हमारा किसी तीसरी दुनिया के देश में वहाँ हमारे संबंध हो और हमारे गुट में जोड़कर या सैनिक संधि के तहत उसको लाकर उस देश पर सैनिक अड्डा या अपने सैनिक के लिए वहाँ पर कुछ व्यवस्था की जाए। तो ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करता था कि न तो हम इस प्रकार का सैनिक अड्डा बनाने की इजाज़त देंगे और न ही स्वीकार करेंगे। तो ये 5 इन्होंने अपने आधार बनाए। एक तो पहला बनाया कि सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो, सदस्य देश उपनिवेशवाद का घोर विरोध करता हो, सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो, सदस्य देश किसी भी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो और सदस्य देश किसी भी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की इजाज़त न दी हो। अगर ये सभी शर्तें पूरी कर सकता है वही इसका सदस्य बना रह सकता है, अर्थात वे ही गुट निरपेक्ष देश माने जा सकते हैं।
जो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हो और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन करते हो, सैनिक और सैनिक गुटों से दूर रहते हो, अर्थात एक दूसरे के विरोधी शक्ति शिविरों से दूर रहने वाले, युद्ध की विभीषिका को टालने वाले, तनाव को कम करने वाले हो, शांति समर्थक देशों को ही गुट निरपेक्षता का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ये स्पष्ट किया कि गुट निरपेक्षता किन बातों को लेकर चलती है, किन बातों को महत्व देती है। ठीक है, अब आप देखेंगे जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है या गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य बनने के लिए जो 5 मानदंड निर्धारित किए थे, जो मैंने अभी आपको बताए, ये 1961 में काहिरा में एक 21 राष्ट्रों की बैठक हुई थी, उसमें ये तय किए गए थे। बैठक में परस्पर विरोधी मत भी व्यक्त किए जाने का मानदंडों में काफ़ी समझौता करना भी पड़ा। अंततः इन मानदंडों के आधार पर बेलग्रेड सम्मेलन के लिए निमंत्रण भेजने के लिए या निमंत्रण के बारे में निर्णय का काम उन देशों के राजनीतिक प्रतिनिधियों की एक समिति को सौंपा गया, जिन्होंने काहिरा में तैयारी बैठक में भाग लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने ये अपने मानदंड बनाते हुए इस आंदोलन की भूमिका तैयार की।